शामिल होने की पूरी संभावना है। यह सांसद महज समर्थन जताने नहीं बल्कि धरने पर बैठकर पेंशनरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार को इस मुद्दे की गंभीरता से रूबरू कराएंगे। उनकी मांग एक ही है, ईपीएस 95 से जुड़े सभी पेंशन भोगियों की न्याय संगत मांगों को तुरंत मान लिया जाए और यह आंदोलन केवल 2 दिन तक सीमित नहीं रहेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यह संघर्ष 3 दिसंबर तक भी जारी रह सकता है। यह एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है जिसमें संसद के प्रतिनिधि सीधे भूमिका निभा रहे हैं। अब हम आपको ले चलते हैं गुजरात, जहां से इस संघर्ष को एक नई ऊर्जा और दिशा मिली है। गुजरात से प्राप्त हुई है एक बहुत ही सकारात्मक और ठोस खबर। श्री RSC पटेल और श्री B के चौहान के नेतृत्व में एक शक्तिशाली प्रतिनिधिमंडल ने पेंशन भोगियों की सभी मांगों को समेटते हुए एक मांग पत्र तैयार किया है। इस मांग पत्र को बहुत ही सुनियोजित और रणनीतिक तरीके से सीधे देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया को सौंपा गया है। यह कार्य इतनी सफलता के साथ कैसे पूरा हुआ? दरअसल गुजरात के पेंशनरों, विभिन्न संगठनों के नेताओं और सदस्यों ने एकजुटता की मिसाल पेश की। उन्होंने सामूहिक रूप से इस मांग पत्र को अंतिम रूप दिया और फिर प्रधानमंत्री तथा श्रम मंत्री के निजी सचिवों के माध्यम से इसे सीधे सर्वोच्च स्तर तक पहुंचाने में सफलता हासिल की। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि गुजरात के ईपीएस 95 पेंशनरों की आवाज अब सीधे देश के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंच चुकी है। यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सफलता की नींव है। अब हम इस पूरे मामले को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। एक और 2 दिसंबर को होने वाला यह आंदोलन, जिसकी कमान राष्ट्रीय संघर्ष समिति के हाथों में है, वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस आंदोलन का एजेंडा स्पष्ट और एक बिंदु पर केंद्रित है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 95 यानी ईपीएस 95 के अंतर्गत आने वाले लाखों पेंशन भोगियों की न्यूनतम पेंशन में ठोस और न्याय संगत बढ़ोतरी सुनिश्चित करवाना। अब सवाल उठता है कि आखिर यह ईपीएस 95 है क्या और इससे जुड़े पेंशन भोगियों की मांगे इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? आइए आपको सरल शब्दों में समझाते हैं। ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995, यह एक ऐसी पेंशन योजना है जो उन निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बनाई गई है जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ के सदस्य होते हैं। सितंबर 2014 में केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन की राशि 1000 रुपए प्रतिमाह निर्धारित की थी। लेकिन दर्शकों, आज के इस दौर में जब महंगाई आसमान छू रही है, 1000 रुपए का क्या मूल्य रह गया है? यह राशि तो एक व्यक्ति के लिए भी एक दिन का भोजन जुटाने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर उसके परिवार का गुजारा कैसे होगा? यही वह मूल कारण है जिसके चलते पेंशन भोगी लंबे समय से इस न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7500 रुपए प्रतिमाह किए जाने की मांग कर रहे हैं। यह मांग उनका अधिकार है, अनुकंपा नहीं। अब इसके तकनीकी पहलू को भी समझ लेते हैं ताकि आपको पूरी तस्वीर स्पष्ट हो सके। जब कोई कर्मचारी ईपीएफओ का सदस्य होकर कार्य करता है तो उसके मूल वेतन का 12% हिस्सा प्रोविडेंट फंड में जमा होता है। इसी के साथ उसके नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर का भी 12% योगदान उसके फंड में जाता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नियोक्ता के योगदान के 12% में से 8.33% हिस्सा सीधे ईपीएस यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में चला जाता है, जबकि शेष 3.67% हिस्सा कर्मचारी के ईपीएफ खाते में जमा होता है। इसका सीधा मतलब यह है कि एक पेंशनर की भविष्य की पेंशन उसके अपने और नियोक्ता द्वारा किए गए संयुक्त योगदान पर निर्भर करती है। ऐसे में जब पेंशन की राशि मात्र 1000 रुपए है तो यह पेंशन भोगियों के साथ एक खुला अन्याय है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति का यह आंदोलन इसी अन्याय के विरुद्ध एक शांतिपूर्ण, संवैधानिक और जबरदस्त जन आक्रोश है। इस आंदोलन की सबसे बड़ी शक्ति इसका पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण और अहिंसक होना है। शायद यही कारण है कि इसे देश के तमाम सांसदों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। यदि आपने पिछले आंदोलनों पर नजर डाली होगी तो आप जानते होंगे कि जब भी राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने जंतर मंतर पर अपनी आवाज बुलंद की है, संसद के अनेक जनप्रतिनिधि वहां मौजूद रहे हैं। उन्होंने न केवल पेंशनरों का मनोबल बढ़ाया है बल्कि संसद के भीतर भी उनकी मांगों को जोर शोर से उठाया है। इस बार भी ऐसा ही होने की पूरी आशा है। इसके अलावा दिसंबर माह में ही संसद का शीतकालीन सत्र भी आरंभ होने वाला है। ऐसे में इस आंदोलन का समय बहुत ही सटीक और रणनीतिक है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस सत्र के दौरान अनेक सांसद ईपीएस 95 पेंशनरों के मुद्दे को प्रमुखता से उठाएंगे और सरकार के समक्ष इसे एक जरूरी मसले के तौर पर पेश करेंगे। अब बात करते हैं इस संपूर्ण आंदोलन की रीढ़ कमांडर अशोक रावत की। कमांडर अशोक रावत केवल एक नेता नहीं बल्कि पूरे देश के ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए एक विश्वास, एक आशा और एक मार्गदर्शक की तरह हैं। उनकी निष्ठा, लगन और अथक परिश्रम की
की कोई सीमा नहीं है। हाल के दिनों में उनका लगातार राज्यों का दौरा चल रहा है। वह सीधे तौर पर पेंशन भोगियों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को नजदीक से सुन रहे हैं और उन्हें इस ऐतिहासिक आंदोलन के लिए एकजुट कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही वह महाराष्ट्र के दौरे पर थे। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में उन्होंने पेंशनरों की एक विशाल सभा को संबोधित किया और आने वाले संघर्ष के लिए उनमें नई ऊर्जा का संचार किया। उनके इस प्रयास का सीधा परिणाम यह रहा कि महाराष्ट्र से भारी संख्या में पेंशनर इस आंदोलन से जुड़ने के लिए प्रेरित हुए हैं। लेकिन कमांडर अशोक रावत का कार्य केवल पेंशनरों से मिलने तक सीमित नहीं है। वो एक कुशल रणनीतिकार की भांति काम कर रहे हैं। वह सीधे सीधे विभिन्न राज्यों के मंत्रियों और सांसदों से भी संवाद स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने इस मुद्दे की गंभीरता और पेंशनरों की वेदना से अवगत करा रहे हैं और आंदोलन में उनके पूर्ण समर्थन की अपील कर रहे हैं। उनका यह प्रयास है कि सरकार पर एक ऐसा दबाव बने जिसे नजरअंदाज कर पाना असंभव हो जाए और सरकार जल्द से जल्द ईपीएस 95 पेंशन में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो हर पेंशन भोगी के मन में है वो यह है कि क्या ईपीएफओ के तहत जल्द ही 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिल पाएगी। इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है, लेकिन हाल के कुछ घटनाक्रमों ने पेंशनरों के मन में उम्मीद की एक नई किरण जरूर जगाई है। केंद्रीय श्रम मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने हाल ही में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधि मंडल से बातचीत की थी। इस वार्ता के दौरान उन्होंने ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन सहित सभी मांगों पर समय रहते उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था। यह आश्वासन पेंशनरों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात थी, परंतु एक मुख्य समस्या यह है कि यह आश्वासन लिखित रूप में नहीं दिया गया था। पेंशन भोगी एक लिखित आश्वासन चाहते हैं जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख हो कि पेंशन कब बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी। अभी तक यह स्पष्टता प्राप्त नहीं हुई है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस मुद्दे पर एक उच्च स्तरीय समिति ने भी अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपी थी। इस समिति ने पेंशन में बढ़ोतरी की स्पष्ट सिफारिश की थी, लेकिन दुर्भाग्य से इन सिफारिशों को अभी तक लागू नहीं किया गया है। यही वजह है कि पेंशन भोगियों का आक्रोश दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उन्हें लगता है कि सरकार की ओर से उन्हें लगातार टाला जा रहा है। ऐसे में यह आंदोलन उनकी इसी निराशा और बढ़ते आक्रोश का स्वाभाविक परिणाम है। कमांडर अशोक रावत का लगातार राज्यों का दौरा, चाहे वह पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो या महाराष्ट्र, इस बात का स्पष्ट संकेत है कि अब पेंशनरों की यह लड़ाई अपने अंतिम और निर्णायक दौर में पहुंच चुकी है। वह हर उस व्यक्ति तक पहुंच रहे हैं जो इस आंदोलन को मजबूती दे सकता है और उन्हें हर जगह जबरदस्त संख्या में लोगों का समर्थन मिल रहा है। यह समर्थन इस बात का जीवंत प्रमाण है कि यह मुद्दा केवल कुछ लोगों का नहीं बल्कि देश के लाखों परिवारों से जुड़ा हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस बार के आंदोलन का परिणाम क्या होगा? क्या सरकार पेंशन भोगियों की जायज मांगों को मानने के लिए तैयार होगी? क्या वो दिन दूर है जब ईपीएस 95 के पेंशनरों को उनका हक मिलेगा? इन सवालों के जवाब तो भविष्य के गर्भ में छिपे हैं, लेकिन इतना निश्चित है कि यह आंदोलन एक निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 और 2 दिसंबर को जो कुछ घटित होने वाला है वह देश के श्रमिक वर्ग और पेंशन भोगियों के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो सकता है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम इस आंदोलन की आवाज को और ऊंचा उठाएं। हमें इस खबर को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना होगा। हमें सोशल मीडिया पर इसकी व्यापक चर्चा करनी होगी और अपने आसपास के लोगों को इस मुद्दे की महत्ता से अवगत कराना होगा, क्योंकि यह केवल पेंशनरों का मुद्दा नहीं है बल्कि हर उस कर्मचारी का मुद्दा है जो आज नौकरी कर रहा है और भविष्य में पेंशन की आशा लगाए बैठा है। यदि आज पेंशनरों को न्याय नहीं मिलेगा तो कल को हमारी भी यही दशा हो सकती है। इसलिए इस संदेश को शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल राजनीति डिकोड को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हम इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और जैसे ही कोई नई अपडेट मिलेगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आपकी टिप्पणियां और सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।